हाँ जी। तो सेक्शन नंबर 40 आता है बेसिकली आपका सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब बेसिकली ये क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अंडर राइटिंग्स वगैरह की भी बातें आएंगी और इसके ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इसी वीडियो में डील किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन नंबर 40 क्या बात कर रहा है कि जो सिक्योरिटीज जो है स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ डील की जाती है उसको लेके क्या क्या प्रोविजन है। तो इसके अंदर अंडर राइटिंग का जो एक एरिया आएगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो भी आपके पास एप्लीकेशन मनी आता है वो इंपॉर्टेंट है। इसको आप काफी हद तक रिलेट कर पाओगे जो आपने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स का। 12th क्लास आपने पढ़ना शुरू किया था और भी आगे कई जगह वो पढ़ा होगा। तो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आप कई सारी ऐसी चीजें किया करते थे जिसके की प्रैक्टिकल प्रोविजन यहाँ पर रिलेट करेंगे इसमें भी। और एक और इसका अगला सेक्शन आने वाला है सेक्शन नंबर 39 अलॉटमेंट का, उसमें भी। तो दोनों जगह ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से रिलेट करता है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा। आपको कभी भी पब्लिक इशू करना है तो उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करने से नहीं चल जाएगा, आपको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि सर जी हम पब्लिक इशू करने जा रहे हैं, और उसका अप्रूवल आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लेना जरूरी है। आप फाइलिंग एप्लीकेशन एक किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में भी कर सकते हो, एक से ज्यादा में भी कर सकते हो। तो थिंग इज कि पब्लिक इशू करने से पहले पहले ऐसा नहीं इशू करने के बाद, अलॉटमेंट करने से पहले ले लो, नहीं। इसके ऊपर की स्टडी है आपकी कि इशू करने के बाद आपने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल करी और अलॉटमेंट से पहले पूछ रहे हो जी करें ना करें। ना जी, आपको तो इशू ही नहीं करना, आपको पब्लिक ऑफर ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक ऑफर करने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी एक या उससे अधिक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उनसे लेना पड़ेगा आपको परमिशन। ये दोनों काम हो जाएगा, उसके बाद ही जाके पब्लिक इशू कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपको, पहला जो टर्म है वो ध्यान रखना है। नंबर 2 आता है कि जो आपका प्रोस्पेक्टस होगा, जो आप फाइल कर रहे हो, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होना चाहिए उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम जिससे कि आपने परमिशन लिया है। मतलब उसका नाम उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, चाहे एक स्टॉक एक्सचेंज हो या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज हो। अगला पॉइंट आता है कि आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना होता है। मतलब क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो भी आपको एप्लीकेंट से पैसा आता है उसको आप एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। ये यहाँ पे बात नहीं आएगी, अपने अकाउंट्स में इस टर्म को सुना होगा। एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है बेसिकली वो अकाउंट जहां पे उस पैसे को मेंटेन किया जाएगा। एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर, और उस पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते कब तक, जब तक आप उनको एक्चुअल में अलॉटमेंट ना कर दो। मतलब कि शेयर जब तक अलॉट ना कर दें तब तक आपको उस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखना होता है किसी भी शेड्यूल बैंक के अंदर। ठीक है, और उसको आप यूटिलाइज किसी भी पर्पस के लिए नहीं कर सकते अनलेस अदरवाइज 2 पर्पस बताए गए। क्या 2 पर्पस बताए गए हैं, तो आपने बचपन में एक टर्म पढ़ा है प्रोराटा। प्रोराटा में बेसिकली आपने देखा था कि क्या जब आप अलॉटमेंट करते थे तो कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। मतलब कुछ पैसे रिफंड करने पड़ते थे, कुछ पैसे आगे कैरी ऑन करके ले जाना पड़ता था। इस तरीके से एक एडजस्टमेंट होता था प्रोराटा अलॉटमेंट का। तो वो प्रोराटा अलॉटमेंट के तहत अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करते हुए पैसे रिफंड करने पड़ रहे हैं एप्लीकेंट को, तो आप कर सकते हो। नंबर 2, ऐसा भी होता था कि किसी शेयर होल्डर को ऐसे भी होते थे जिसको हम शेयर्स बिल्कुल नहीं देते थे, पूरे पैसे अलॉट वापस कर देते थे। मतलब प्रोराटा नहीं होता था, पूरे पैसे रिटर्न हो जाते थे, पूरा पूरा रिपेमेंट। तो अगर पूरा पूरा रिपेमेंट करना पड़ रहा है तो भी आप इस पैसे को यूज कर सकते हो, जो उनसे पैसा आया वो उस बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसी से आप उसको वापस रिपेमेंट कर सकते हैं आराम से। तो ये 2 पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकता है, बाकी किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। केस स्टडी है, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला आता है कंडीशन परपोर्टिंग टू वेव कंप्लायंस शैल बी वॉइड। मतलब क्या हुआ कि आप सपोज शेयर्स को पब्लिक में ऑफर करने जा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा कंडीशन डाल दें जो कि एप्लीकेंट अगर फॉलो करेगा। आपने कंडीशन डाल दी कि भैया ये होगा, जैसे सपोज करो रिपेमेंट वाली बात थी, शेड्यूल बैंक में मेंटेन करने वाली बात थी। आपने कंडीशन डाल दी कि जो पैसा आएगा उसको हम शेड्यूल बैंक में मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम किसी और पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर लेंगे एप्लीकेशन में। इस टाइप की कोई भी कंडीशन जो कि लॉ के अगेंस्ट अगर आपने डाल दी और एप्लीकेंट को उसके तहत आप चाह रहे हो कि वो बंद जाए, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा वहां पे। मतलब कि जो भी आपकी कंडीशंस होंगे वो एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ही होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड जाके अगर आपने कोई कंडीशन डाला है अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर या अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो उस केस में अगर एप्लीकेंट उससे फंसता भी है तो वो फंसा हुआ नहीं माना जाएगा, वो आपका कंडीशन ही क्या माना जाएगा, एक तरीके का वॉइड। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ खास इसके अंदर बात नहीं है। मतलब द थिंग इज कि अगेंस्ट लॉ अगर कोई होगी कंडीशन जिससे कि कोई कंप्लायंस वगैरह वेव हो रही हो, तो वो आपका वॉइड माना जाता है, उसको नहीं कंसिडर किया जाता। बात आती है डिफॉल्ट की। अब अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो नहीं करी, तीसरा कंडीशन क्या था आपका कि आपको उसको शेड्यूल बैंक में रखना, रिपेमेंट नहीं कर सकते, और वाइड वाला पॉइंट। अगर ये तीनों चारों जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट था इसके अंदर अगर आप कंप्लायंस नहीं कर सकते हो, या किसी भी मतलब इस सेक्शन के किसी भी पॉइंट में आप किसी तरीके का डिफॉल्ट आता, तो उस केस में क्या होगा, तो 2 लोग फंसते हैं। आपको पता है, एक कंपनी फंसता है, दूसरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट फंसता है। कंपनी फंसेगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ फाइन लगती है, लेकिन ऑफिसर जो फंसता है उसको फाइन भी लगता है, जेल भी होती है, और दोनों होने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो कंपनी की बात करें तो फाइन कहां से कहां तक जाएगा, 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक जा सकता है।
ऑफिसर की बात करें तो इस बंदे को जो फाइन है वो थोड़ा कम लगेगा, मतलब 50,000 से लेकर 3 लाख तक का फाइन है, या फिर 1 साल की कैद है, या फिर दोनों है। तो मतलब इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। कंपनी केस में आपका 5 लाख से लेकर 50 लाख तक जाता है। नाउ अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आता है कमीशन का। अब कमीशन का ये पॉइंट क्या है, तो ये कमीशन का पॉइंट तब अराइज होता है जब अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब अंडर राइटिंग क्या होती है कि एक कंपनी किसी और कंपनी या किसी और फर्म को हायर करती है और कहती है कि जी आप शेयर्स मेरे जो है वो पब्लिक में इशू करवाओ, और वो अंडर राइटर्स क्या करता है, वो उसको वादा करता है कि जी मैं आपके शेयर सारे पब्लिक में इशू करवा दूंगा, इनकेस अगर नहीं कर पाया तो आपके शेयर्स को मैं खुद सब्सक्राइब कर लूंगा। मतलब कि अगर पब्लिक में ये नहीं बेच पाया तो मैं सब्सक्राइब कर लूंगा और आपको पूरे पैसे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये काम क्यों करता है, क्योंकि उसके लिए उसको क्या मिलता है, अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है। तो उसी कमीशन की यहाँ पे बात हो रही है कि क्या ऐसा कमीशन हम उसको दे सकते हैं। तो जी ऐसा कमीशन आप बिल्कुल दे सकते हो, एज पर लॉ है, बशर्ते आपको इसके जो प्रोविजन है उसको साथ में फॉलो करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 कि क्या कमीशन दिया जा सकता है अंडर राइटर्स को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को या किसी भी ऐसे फॉर्म या किसी भी ऐसी कंपनी को जो कि सब्सक्रिप्शन में मदद कर रहा है या खुद सब्सक्राइब कर रहा है, तो उसको लेके क्या प्रोविजन है वो आपको देखना है। पहला पॉइंट आता है कि जी पेमेंट पॉसिबल है कब, जब वो ऑथराइज हो हमारे आर्टिकल के अंदर, मतलब हमारे आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अंदर ऐसा लिखा गया हो कि जी इस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हो, तो कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, कर सकते हो बिल्कुल। दूसरा, जो कमीशन आप पे करोगे वो पे कहां से करोगे, कौन से पैसे को यूज करोगे, तो 2 पैसे यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। नंबर 1 जो पैसा इशू करके आएगा, मतलब जो हम शेयर इशू करेंगे उससे जो पैसा हमें मिलेगा उसी पैसे से हम उसको कमीशन दे सकते हैं। नंबर 2 अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो उस प्रॉफिट से भी हम उसको कमीशन दे सकते हैं, या फिर दोनों में से दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इशू में से ले लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट में से ले लिया, एज द केस में भी। द थिंग इज कि इन दोनों पैसे को आप यूटिलाइज करके कमीशन का पे आउट कर सकते हो। कितना रेट होगा, कमीशन कितने परसेंट दिया जाएगा, तो रेट को लेकर आपका प्रोविजन है जो आपको एक्जैक्टली ध्यान रखना है, जो कि प्रैक्टिकल हो जाता है थोड़ा सा। क्या है कि अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें या प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, तो थिंग शेयर्स की बात करें तो उसके अंदर आपको एक्ट कहता है जी 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है जो आपके आर्टिकल में लिखा हो, और तीसरा कंडीशन आता है विच एवर इज लेस, मतलब कि अगर आपका आर्टिकल कहता है सपोज करो 2% और एक्ट कहता है 5%, तो आपको क्या फॉलो करना है, उसके इसमें आपको 2% फॉलो करना है। आर्टिकल कहता है जी 7%, एक्ट कहता है 5%, तो कौन सा फॉलो करना है, 5% फॉलो करना है। तो थिंग इसकी 5 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, बाकी अगर आर्टिकल उससे नीचे कह रहा है तो आपको नीचे की बात माननी पड़ेगी। डिबेंचर्स की केस में बात करें तो वहां पर वो 5 की जगह 2.5 हो जाएगा, मतलब कि आर्टिकल 2% कहेगा तो 2 मानना है, आर्टिकल अगर 5% कहेगा तो 5 नहीं मानना, आपको 2.5 मानना है, क्योंकि एक्ट कहता है जी 2.5% ज्यादा नहीं दे सकते आप कमीशन अंडर राइटर्स को इन केस ऑफ डिबेंचर। तो सिंपल है, 5% याद करना आपको शेयर्स के केस में, डिवेंचर्स के केस में आपको 2.5% याद रखना है, बाकी विच एवर इज लेस का फॉर्मूला तो आप आराम से लगा लोगे। तो ये कमीशन का रेट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगेन प्रैक्टिकल भी इसका यूज होता है क्वेश्चंस में, और केस स्टडी भी इसके ऊपर बहुत बनती है। अगला पॉइंट आता है डिस्क्लोजर का, कि अगर ऐसा प्रोसेस आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नंबर 1 आपको बताना पड़ेगा नेम ऑफ अंडर राइटर्स, की क्या नाम है अंडर राइटर का, कंपनी का या फॉर्म का या अंडर राइटर्स का जो भी। दूसरा कि कितना प्रतिशत और कितना अमाउंट आप उसको कमीशन दे रहे हैं, मतलब कितना रेट आपका लग रहा है, 1% दे रहे हो, 2% दे रहे हो, वो सारी चीजें, और कितना अमाउंट उससे कैलकुलेट होके आ रहा है, तो वो अमाउंट आपको उसके अंदर मेंशन करना है। और तीसरा कि कितनी सिक्योरिटीज आपने अंडर राइटर्स को दिया है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी आपको मेंशन करना है अपने प्रोस्पेक्टस में। तो ये 3 चीजों का डिस्क्लोजर देना होता है, क्या नाम है अंडर राइटर्स का, क्या रेट और अमाउंट उसको पे किया जा रहा है, और कितनी सिक्योरिटीज उसको दी जा रही है अंडर राइटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है कि आप कमीशन पे नहीं करोगे किस शर्तों में, जब आप सपोज करो कि आपने उसको शेयर्स दिया और वो शेयर्स उसको पब्लिक में नहीं बेच रहा, जैसे मैंने कंडीशन बताया था कि वो पब्लिक में बेचना चाहेगा, नहीं बिकेगा, कुछ बच जाएगा, तो उस केस में उसको वो खुद सब्सक्राइब कर लेगा। ये डिफरेंट सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि सपोज आपने शेयर्स दिया उसको पब्लिक बेचने के लिए, वो सारा खुद ही लेके बैठ गया, वो कह रहा है जी पब्लिक में क्या बेचना, आपको पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ, ये लो आप पैसे, और शेयर्स मेरे हो गए, मैं पब्लिक में उसको बेच ही नहीं रहा। तो इस केस में इसको अंडर राइटिंग नहीं कहते हम। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में आप कमीशन पे करने के लिए आपको अलाउड नहीं है। यहाँ तो उसने सेल्फ परचेज कर लिया ना, तो सेल्फ परचेज में उसकी कमीशन किस बात की, तो उस केस में आप कमीशन पे उसको नहीं कर सकते हो अगर वो पब्लिक में ऑफर ही नहीं करता आपके शेयर्स को। तो पब्लिक में ऑफर करना जरूरी है कमीशन, तभी आप पे कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है कि आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, मतलब कि कॉपी ऑफ पेमेंट, बेसिकली क्या पेमेंट कर रहे हो उसका एक स्टेटमेंट बनाओगे, और उसकी सारी डिटेल्स जानकारी वगैरह जो होगी वो आपको रजिस्ट्रार तक भी पहुंचानी जरूरी है, उसके नॉलेज में भी देना है बाई ऑब्वियसली फाइलिंग अ रिटर्न। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस थे आपके स्टॉक एक्सचेंज, एंड जो उसके अंदर मेजर एरिया आया था वो आपका आया था अंडर राइटिंग कमीशन या पेमेंट ऑफ कमीशन। अंडर राइटिंग वर्ड आप यूज नहीं करना क्योंकि एक्ट ने भी यूज नहीं किया है, आपको कमीशन लेना है, बट आप बैकएंड पे इसको सोच सकते हो कि बात सारी अंडर राइटिंग की कर रहा है ना। बात आता है कुछ एग्जांपल को लेके, 2 एग्जांपल्स है, बहुत बेहतरीन है, एक बार फटाफट से सुन लेते हैं, देन रैप अप हो जाएगा हमारा। पहला एग्जांपल कहता है अ पब्लिक
लिमिटेड कंपनी विच वेंट इन फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स में जा चुकी, हैड अप्लाइड फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन 3 recognized stock exchanges and out of it only 2 had given permission for listing. 2 ने परमिशन दे दी है. Can the company proceed for allotment of shares? क्या वो अलॉटमेंट कर सकती है? अब देखो पब्लिक इश्यू का जो ऑफर वगैरह करना था वो कर चुकी है. कह रही क्या अलॉटमेंट कर दें? ये नहीं पूछ रहा कि क्या हम पब्लिक ऑफर कर दें, ये नहीं पूछ रहा सवाल. ये पूछ रहा है क्या ये अलॉटमेंट कर सकती है, मतलब ये पब्लिक ऑफर जो था वो ये कर चुकी है. तो क्या ये अलाउड था? पहली बात नहीं. उनको 2 का अप्रूवल आ गया, लेकिन वो कब आया? जब आपने अलॉटमेंट ऑलरेडी कर चुका था. तो क्या ये एज पर लॉ है? नहीं है. तो क्या आपको पॉइंट लिखना है, पहले आपको बताना पड़ेगा इसके एक्चुअल प्रोविजन क्या होते हैं. तो ऑब्वियस बात है आपको बिफोर मेकिंग सच ऑफर आपको एप्लीकेशन देना होता है और साथ में आपको परमिशन भी लेनी होती है. सिर्फ एप्लीकेशन से नाम नहीं चल जाता, आपके प्रोस्पेक्टस में भी उनका नाम मेंशन होना चाहिए. ये भी आपका 42 वाला प्रोविजन कहता है. सिर्फ आपको अप्लाई करने से नहीं चलता, आपको मतलब उसकी परमिशन लेना जरूरी है. तो इस पूरे सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ये तो आपने पूरा लॉ लिखा, फिर सिनेरियो में क्या लिखोगे आप? एट कंक्लूजन क्या बताओगे कि भैया इन्होंने क्या किया है, वायलेट किए हैं किसके प्रोविजन? सेक्शन नंबर 40 के प्रोविजन. तो इसलिए ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा. नाउ अगला आता है आपका कमीशन के ऊपर. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू पे 5% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स एज अंडरराइटिंग कमीशन. कह रहा है 5% देने को ये रेडी है, डिसाइडेड टू पे है. ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी परमिट ओनली 3%. एओए में कितना लिखा है? 3% लिखा है. तो आपको क्या रूल लगाना है? शेयर्स है 3% और 5% विचएवर इज लेयर. 5% इसका वाला नहीं उठा रहे हम, 5% आपके एक्ट में लिखा है. तो 3% 5% विचएवर इज लेस, तो 3% आएगा. मतलब आप 3% ही दे सकते थे, 5% आपको नहीं देना था. The board of director further decided to pay the commission out of proceed of share. दूसरा डिसाइड इन्होंने क्या किया, जो ये कमीशन कहां से देंगे? जो प्रोसीड्स आएगा हमारे पास उससे कमीशन पे करेंगे. तो आपको बताना है आर दी डिसीजंस, मतलब 2 डिसीजन इन्होंने लिए हैं, कितना देंगे और कहां से देंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वैलिड है या नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है पहला डिसीजन वैलिड नहीं है, दूसरा वाला आपका वैलिड है. तो पहला आपको पूरा लॉ बता देना है कि ये 5% या फिर एओए जो रेट प्रिस्क्राइब करता है विच एवर लेस आपको फॉलो करना होता है. और आपकी अगर बात करें पेमेंट की, तो उस केस में आप प्रोसीड से दे सकते हो, प्रॉफिट से दे सकते हो या दोनों से दे सकते हो. ये वैलिड माना जाता है. फिर आप क्वेश्चन से रिलेट करोगे, आप ये लिखोगे कि उसके अंदर ये आप 5% देने को रेडी हो गया है, जो कि वायलेट करता है आपकी कंडीशंस को सेक्शन 40 के. तो इसलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा. दूसरी बात करें कि वो प्रोसीड से पे करने को तैयार है, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोसीड्स, प्रॉफिट्स एंड बोथ आर अलाउड. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, केस स्टडी के फॉर्म में आते हैं. आई होप सेक्शन नंबर 40 भी आपको क्लियर हो चुका होगा, इसके सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे.